नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम सभी पढ़ने वाले हैं प्राकृत भाषा के बारे में। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 5th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अभी हिंदी साहित्य का एमजेसी पेपर 8 का यूनिट 2, जिसका हमने 4 पार्ट जो है कवर कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका 5वां पार्ट जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तब जाके जो है आपको यूनिट 1 खत्म करेंगे तो यूनिट 2 जो है आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत भाषा के बारे में। कल की क्लास में जो है हमने पाली भाषा के विषय में पढ़ लिया था। और हर शाम 7 बजे जो है आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं हिंदी साहित्य की। तो आप सभी जो है हर शाम 7 बजे ज़रूर से जुड़िए इस क्लास में, क्योंकि यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। श्रुति कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल है। क्लास के बाद मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम जो है अभी पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत भाषा के बारे में। तो हम थोड़ा सा पहले जान लें कि प्राकृत भाषा का जो है काल कब से कब तक रहा है। ये जो भाषा बोली जाती है कब से कब तक बोली जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लगभग 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जो है यह प्राकृत भाषा बोली जाती है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक बोली जाती थी। और यह संस्कृत की तुलना में बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा जो है काफ़ी कठिन है बोलना, कठिन है पढ़ना, लेकिन प्राकृत भाषा जो थी ये काफ़ी सरल थी और यह बोलचाल की भाषा भी थी। आम जनता की भाषा होने के कारण इसे आसानी से समझा भी जाता था। और ये भाषा ऐसी थी कि ये लोग आम जनता जितने भी थे वे आपस में बातचीत कर लेते थे इस भाषा में। तो ये लोग आपस में इस भाषाओं को समझ भी पाते थे। अब प्राकृत भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो यह जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है। संस्कृत का यह सरल रूप है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। और ये बोलचाल की और जनसाधारण की भाषा है। और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृत बोलियां भी प्रचलित थी। कहने का मतलब कि भाषा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में वह बोली बन जाती है। कौन कौन सी मुख्य बोलियां थी, ये सारी जो हैं जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, सौरसैनी है, पैसाची है, महाराष्ट्री है, मागधी है और अर्धमागधी है। ये 5 है। ये पांचों जो है प्राकृत भाषा हैं। लेकिन ये जिस क्षेत्र में बोली जाती थी, कहने का मतलब कि ये जिस क्षेत्र में प्राकृत भाषा बोली जाएगी वहाँ की इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कह देते हैं, क्षेत्रीय बोलियाँ कह देते हैं। तो पहली इनमें से बोली है सौरसैनी, पैसाची है, महाराष्ट्री है, मागधी है और अर्धमागधी है। ये सारी जो है बोलियां हैं प्राकृत भाषा की। अब है प्राकृत की व्युत्पत्ति। तो इसके व्युत्पत्ति के जो है 2 प्रमुख मत माने जाते हैं। तो प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है, ये हमने आपको बताया। और यह सबसे पुरानी लोक भाषा भी मानी जाती है। और संस्कृत बाद में बनी, ऐसा मत जो है निमि साधु आदि विद्वानों ने दिया है। निमि साधु ऐसा कहते हैं कि प्राकृत जो है यह बहुत ही प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत भाषा जो है यह बाद में बनी है, पहले प्राकृत भाषा बनी है। अर्थ इसका ये है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से चलती आ रही है वही प्राकृत है। और व्याकरण के बंधनों से भी यह मुक्त है, सरल भाषा है। व्याकरण जो है, संस्कृत में व्याकरण जरूरी होते हैं, लेकिन प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो व्याकरण के बंधनों से पूर्णतः मुक्त है। और यह स्वाभाविक रूप से चलती आ रही है बहुत वर्षों से। तो स्वाभाविक रूप से चलती आ रही भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। ये निमि साधु का मत है। इसके बाद में दूसरा मत जो है, यहाँ पे देखिएगा, प्राकृत जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है। यह है हेमचंद्र का मत। हेमचंद्र कहते हैं इस मत के अनुसार प्राकृत जो है संस्कृत भाषा से निकली हुई है। ये हेमचंद्र मानते हैं। और संस्कृत मूल है और उससे प्राकृत विकसित हुई है। यानी कि संस्कृत जड़ है और उस जड़ से जो है प्राकृत एक शाखा है, उसकी उस पेड़ की एक शाखा है प्राकृत भाषा। अब प्राकृत का महत्व क्या है, तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का आधार है। मध्यकालीन आर्य भाषाएं जितनी भी आर्य भाषाएं मध्यकाल में बोली जाती हैं, उन सभी का जो है ये आधारशिला माना जाता है, ये आधार माना जाता है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जितनी भी रही हैं
उनके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है किसका, प्राकृत भाषा का। और नाटक और साहित्य में जो है इसका व्यापक रूप से उपयोग भी किया जाता है। अब है अधिकांश विद्वानों ने यह माना कि प्राकृत जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि प्राकृत भाषा जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। अब है प्रमुख विद्वान, कुछ विद्वान हैं और उनके कुछ विचार हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले विद्वान हमारे सामने आते हैं मार्कंडे। तो मार्कंडे क्या कहते हैं, मूल संस्कृत से उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहा है इन्होंने। मूल संस्कृत से उत्पन्न जो भाषा है यानी कि संस्कृत से उत्पन्न भाषा प्राकृत कही जाती है। दूसरे हैं वासुदेव जी, तो ये क्या कहते हैं, संस्कृत को प्रकृति की जननी माना इन्होंने। संस्कृत को प्रकृति की जननी यानी कि परिभाषा एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। इसके बाद में है लक्ष्मीधर आते हैं, तो ये कहते हैं कि संस्कृत की विकृति को प्राकृत कहा जाता है, यानी कि संस्कृत का जो विकृत भाषा होता है, विकृत स्वर होता है, उसी को हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। अगले आते हैं सिंह देवगणी, तो प्राकृत संस्कृत से निकली हुई है, ये भी मानते हैं कि जो प्राकृत भाषा है यह संस्कृत से निकली हुई है। अब वर्तमान में जो है यही जो मत है, ये सारे जो मत आप दिख रहे हो, यही सारे मतों का महत्व जो है बहुत अधिक है आज के समय में। अब हम जान लेते हैं साहित्यिक प्राकृत के बारे में, यानी कि जो प्राकृत भाषा है इसका साहित्य में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। हमने आपको बताया था प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ये अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने बांटा हुआ था। तो यहाँ पे अंग्रेजी विद्वानों ने बांटा उसको, प्राकृत भाषा को। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक प्राकृत के बारे में। तो जो द्वितीय प्राकृत उन्होंने बांटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। और प्राकृत भाषाओं पर सबसे पहले विचार भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया हुआ है। भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। इसके विषय में जो है हमने आपको मेजर पेपर 6 में पढ़ाया हुआ था, भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में हमने उसमें बताया था। तो यही जो है नाट्यशास्त्र, इसी में सबसे पहले भरत मुनि ने अपनी भाषाओं अपने विचार को जो है उसमें दर्शाया हुआ है। अब भरत मुनि के अनुसार प्राकृत का वर्गीकरण क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इनके अनुसार 7 मुख्य प्राकृत भाषा हैं और 7 गौण भाषाएं हैं, विभाषाएं। 7 प्राकृत है और 7 गौण भाषा है। प्राकृत कौन कौन सा है, मागधी है, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसैनी, अर्धमागधी, बाहलिक और दाक्षिणात्य, जो महाराष्ट्री भी आप कह सकते हो इसको। तो ये 7 भाषाएं मुख्य रूप से प्राकृत भाषाओं में मानी जाती है, जिसका उल्लेख जो है इन्होंने किया है भरत मुनि ने। अब गौण भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो ये है साकरी, आभिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और वनेचरी। ये जो है 7 भाषाएं गौण भाषाएं हैं। तो ये भाषाओं का हो गया कि भरत मुनि ने जो है प्राकृत भाषा का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है। 7 है, गौण भाषाएं 7 हैं और 7 प्राकृत भाषाएं हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं व्याकरण के आधार पर जो है प्राकृत का वर्गीकरण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो प्रमुख कुछ व्याकरणाचार्य हुए कौन कौन से देख लेते हैं, इनका मत क्या था। तो प्राकृत व्याकरण में सबसे पहले नाम आता है वररुचि का, जो 7वीं शताब्दी के हैं। वररुचि प्राकृत व्याकरण के सबसे पहले नाम आते हैं, इसमें पहले विद्वान के रूप में देखे जाते हैं। इन्होंने एक लिखा था ग्रंथ जिसका नाम था प्राकृत प्रकाश, जिसमें 12 परिच्छेद हैं। इसमें प्राकृत प्रकाश इन्होंने लिखा जिसमें 12 परिच्छेद है। और इसके अनुसार प्राकृत भाषा को इन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसैनी। वररुचि ने कितना बांटा, 4 भागों में, प्राकृत भाषा को 4 भागों में बांटा, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसैनी। ये 4 भाषाएं इनके द्वारा हो गई। इसके बाद में हेमचंद्र का मत आता है। तो हेमचंद्र जो है जैन आचार्य हैं और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, जिसमें इन्होंने 3 भेद बताए हुए हैं प्राकृत भाषा के। एक है अर्धमागधी, जिसको आरसी भी कहते हैं, आर्ष यहाँ पे आरसी भी कहते हैं, आर्स भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने बांटा चूलिका, पैसाची, और तीसरा इन्होंने बताया अपभ्रंश। ये प्राकृत का जो है इन्होंने 3 भाग कर दिया, ये हेमचंद्र के द्वारा बांटा गया है। इसके बाद भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार कौन कौन से भेद हैं, जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं उनके द्वारा। तो भाषा वैज्ञानिकों ने जो है प्राकृत को 5 रूप में बांटा है। पहला सौरसैनी,
जो मध्य देश की भाषा थी, जहाँ संस्कृत का प्रभाव अधिक था। मध्य देश यानी कहने का मतलब मथुरा का जो रीजन है, मथुरा क्षेत्र जो है, ये आपका वहाँ पे सौरसैनी भाषा बोली जाती थी। इसके बाद आई पैसाची, जो सिंध क्षेत्र की भाषा है, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है सिंध। इसके बाद में है महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र की भाषा है। मागधी, जो मगध क्षेत्र की भाषा, पटना जो आज है आपका मगध, तो ये जो है आपका यहाँ बोलने वाली भाषा है मागधी। इसके बाद में है अर्धमागधी, ये कोसल प्रदेश की भाषा है। और जैन साहित्य में अधिक इसका प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य जो लिखे गए हैं अधिकांश ये किस में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास आया क्या? सौरसैनी। 5 है हमारे पास। 5 कौन कौन से हैं? पांचों के बारे में वो देख लेते हैं। सबके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम। पहला सौरसैनी, दूसरा पैसाची, तीसरा महाराष्ट्री, चौथा क्या है आपका? मागधी, पांचवा क्या है? अर्धमागधी। ये 5 हो गए। अभी सबके बारे में हम जानने वाले हैं, इन सभी भाषाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या आ रहा है हमारे पास? सौरसैनी प्राकृत। तो ये भाषा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सौरसैनी जो है, सौरसैनी प्राकृत मध्य भारत की भाषा थी। मध्य भारत यानी कि मथुरा का जो क्षेत्र था उस समय का। इसका विकास पाली के स्थानीय रूप से हुआ। इसका विकास कैसे हुआ है? पाली का जो स्थानीय रूप था, जो पाली भाषाएं बोली जाती थी, उससे जो है इसका, यानी कि जो स्थानीय लोग पाली भाषा बोलते थे, उससे आपका सौरसैनी बना। सौरसैनी प्राकृत का उससे उद्भव हुआ। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे प्रतिष्ठित माना गया। और मध्य देश की ये भाषा थी, इसीलिए इसको प्रतिष्ठित माना गया, इस भाषा को। कुछ विद्वान इसे उस समय की राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो सौरसैनी भाषा को उस समय की राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। अब इसका साहित्य में क्या उपयोग था, इसके बारे में जान लेते हैं। सौरसैनी भाषा का साहित्य में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो संस्कृत नाटकों में संवाद सौरसैनी में लिखे जाते थे। संस्कृत में जितने भी नाटक होते थे, नाटक जो संवाद करते थे लोग स्टेज पे चढ़ के, विशेषकर स्त्रियों का जो संवाद होता था, वे सौरसैनी भाषा में उस समय लिखे जाते थे। और एक चीज़ मैं अभी आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियो को जो है आप सभी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं वे क्लास में जुड़ जाएँ, उनको भी जो है इस क्लास से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग जो है स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी बच्चे जो है क्लास में आ जाएँ। तो चलिए हम अभी पढ़ रहे थे क्या कि सौरसैनी जो प्राकृत है, सौरसैनी प्राकृत भाषा है, यह जो है नाटकों में, नाटक को जो संवाद होते थे यानी कि जो बातचीत होती थी, उसमें सौरसैनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब है अगला कि आचार्य भरत मुनि ने भी नाटकों में सौरसैनी के प्रयोग का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने भी जो है नाटक में सौरसैनी भाषा का प्रयोग हुआ है, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। जैन मत के कई ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। जैन मत के कई भी ग्रंथ जो हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इसी भाषा में लिखे गए हैं, जैन साहित्य की। राजशेखर की कर्पूर मंजरी भी इस पूरी तरह से सौरसैनी भाषा में लिखी गई है। राजशेखर के द्वारा एक लिखी गई थी कहानी, कविता भाषा जो भी है, ये ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, ये भी पूरी तरीके से सौरसैनी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद है कालिदास और भास के नाटकों के गद्य भागों में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। कालिदास और भास के नाटक जो भी थे, उसके गद्य भाग में जो उन्होंने गद्य लिखा है, उस नाटक में जो गद्य भाग हैं, उसमें भी सौरसैनी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब इसका आधार क्या रहा है, जो सौरसैनी भाषा, इसका आधार क्या रहा है, तो विद्वानों का मत देख लेते हैं इस पे, विद्वान क्या कहते हैं। तो वररुचि जो है कहते हैं सौरसैनी का आधार कौन सा है? संस्कृत है। सौरसैनी भाषा संस्कृत से बना है। इसके बाद राम शर्मा जी कहते हैं कि इसका आधार महाराष्ट्री भी है, यानी कि राम शर्मा का मानना है कि सौरसैनी भाषा का आधार क्या है? महाराष्ट्री। अब अगले आते हैं पुरुषोत्तम। तो ये जो है संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों को इसका आधार मानते हैं कि सौरसैनी जो भाषा ये संस्कृत से भी बनी हुई है और महाराष्ट्री से भी बनी हुई है। कई विद्वान सौरसैनी को प्राकृत भाषाओं का मूल रूप मानते हैं। कई विद्वान ऐसे भी हैं जो सौरसैनी को क्या मानते हैं? प्राकृत भाषाओं का मूल रूप मानते हैं कि सौरसैनी से ही प्राकृत भाषा बना हुआ है। तो ये अलग अलग जो है विवाद विद्वानों के बीच में चलता रहता है। आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग ज़रूर लिखते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पे कैसी लग रही है आपको क्लासेस, क्या समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इसको आप लोग कमेंट में लिखते रहो, लाइव चैट्स में
ये मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, तो आप लोग जो है लिखा करिए वहाँ पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है सौर सैनी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये जो भाषा है काफ़ी सरल है, स्पष्ट है और श्रवण में सुगमता है, यानी कि सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में सरल लगता है, इसीलिए यह बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। असंयुक्त और दो स्वरों के बीच आने वाले त, थ, द, ध हो जाते थे। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्वर आते थे, स्वर शब्दों का किस तरीके से बदलाव होता था इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, गच्छति लिखा हुआ है तो त का क्या हो जाता था, द, गच्छति हो जाता था। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है कथय। तो यहाँ पे कथय का कथधि हो जाता था, यानी कि थ अगर लिखा हुआ है उसका ध बदल जाता था। तो ये भाषाओं का कुछ विशेषता है कि वे जो भाषाएं थी किस प्रकार से बदलती थी। इसके बाद में हम ये पहला हम पढ़ चुके हैं, पहला क्या, सौर श्रेणी। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं अभी पैसाची के बारे में। तो पैसाची जो है, प्राकृत को पैसाची, पैसाची का ग्राम्य भाषा, मूल भाषा आदि नामों से जाना जाता है। पैसाची का एक नाम नहीं है, इसको पैसाची का भी कहते हैं, ग्राम्य भाषा भी कहते हैं, मूल भाषा भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका प्रचलन जो है उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में क्या, कश्मीर कह सकते हो, पंजाब हो गया आपका, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो है ये भाषा बोली जाती थी। इसे द्रविड़ तथा अन्य स्थानीय भाषाओं से प्रभावित माना जाता है। ये किस भाषा से प्रभावित माना जाता है, द्रविड़ भाषा से। कुछ विद्वानों के अनुसार यह उन आर्यों की भाषा थी जिन्होंने संस्कृत को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ये जो भाषा है, पैसाची जो भाषा है, यह उन आर्यों की भाषा है जो संस्कृत को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए थे, उसको स्वीकार नहीं कर पाए थे। इस भाषा का जो प्रभाव है, पैसाची भाषा का प्रभाव पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, इन सभी में जो है देखने को हमें मिलता है। इस भाषा का प्रभाव ये सभी क्षेत्रों में ये बोली जाती थी। इसके बाद में इसका साहित्य में क्या उपयोग है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रसिद्ध कथा, बृहत कथा के कारण पैसाची भाषा को विशेष पहचान मिली। एक कथा है बृहत कथा, तो इसी कथा के माध्यम से जो है पैसाची भाषा को एक नया पहचान मिला। और मूल ग्रंथ जो है अब उपलब्ध नहीं है, केवल संस्कृत रूपांतरण ही हम लोगों को मिलता है। राजा शालिवाहन के समय गुणाढ़ ने इस भाषा में कथाएं लिखी। गुणाढ़ जो है ये एक विद्वान थे जिन्होंने इसी भाषा में कथाएं लिखी थी राजा शालिवाहन के समय में। लक्ष्मीधर ने अपने ग्रंथ में राक्षस, पिशाच और निम्न पात्रों के संवाद के लिए इस भाषा के प्रयोग का उल्लेख किया है। लक्ष्मीधर ने जो है अपने ग्रंथ में राक्षसों की भाषा, पिशाचों की भाषा जो है इसको माना है, और पात्रों में जो है संवाद के लिए, मतलब राक्षस जब संवाद करते हैं, जब पिशाच संवाद करते हैं आपस में, तो वो जो है जिस भाषा में संवाद करते हैं तो उसी भाषा को जो है यहाँ पे इसमें लाया गया है, यानी कि वो जो भाषा उसमें डाला गया है वो भाषा कौन सा है, वो भाषा है आपका पैसाची भाषा। इसके बाद में इसका क्षेत्र और काल, तो 3री शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रचलन था। 3री शताब्दी तक जो है ये बोला गया है उत्तर पश्चिम भारत में। और इसके प्रमाण अशोक के कुछ शिलालेखों में भी मिलते हैं। सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख हैं जिसमें जो है इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है आज भी। और पड़ोसी देशों की भाषाएं, अपने पड़ोसी देशों की जो भाषाएं हैं, ईरानी, मंगोल, तुर्की आदि का भी प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। किस पर, पैसाची भाषा पर। इसके बाद पैसाची भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है कि 2 स्वरों के मध्यस्थ स्पर्श, यानी कि कवर्ग से पवर्ग, वर्गों के घोष व्यंजन, घोष क्या होता है, तृतीय और चतुर्थ, यह क्या हो जाता है, अघोष में बदल जाता है, प्रथम और द्वितीय में बदल जाता है। जैसे कि गगन है तो ये गकन हो जाएगा, गगन है, गगन, तो ग ये आपका क्या है, गगन क्या है आपका, तृतीय है, ग तृतीय है, और ये तृतीय क्या बन जाएगा, प्रथम में बदल जाता है, मतलब घोष है तो वह अघोष हो जाएंगे। तो गगन है इसीलिए ग के स्थान पर क हो जाता है, गकन हो जाता है। मेध है तो मेघ हो जाएगा, राजा है तो राचा हो जाएगा, दामोदर है तो तामोदर हो जाएगा। तो ये भाषाएं जो है उस समय थी, ये पैसाची भाषा है। इसके बाद में है र और ल का वैकल्पिक, र के स्थान पर ल और ल के स्थान पर र हो जाता था। जैसे कि रुद्र है तो लुद्र,
आज भी देखिएगा जो बच्चे तोतले बोलते हैं ना, उनकी भाषा यही निकलती है। उसको र जो है, र को ल पढ़ेंगे, ल को रो पढ़ते हैं। तो रुद्र जब बोलने को कहा जाएगा तो इसको रुद्र न पढ़ के उसको लूद्र पढ़ेगा वो। उसके बाद में ऐसे ही कुमार न पढ़ के कुमाल कहता है। फल न करके फर, यानी कि ल को र और र को ल बना देता है। तो ये पैशाची भाषा थी। तो ये पैशाची भाषा की बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्री पर। तो महाराष्ट्री भाषा क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो प्राकृत व्याकरणकारों ने महाराष्ट्री प्राकृत को आदर्श परिनिष्ठित और प्रमुख प्राकृत माना है। इन्होंने जो है कुछ विद्वान, कुछ व्याकरणकार जो है ऐसे हैं जिन्होंने महाराष्ट्री भाषा को ही आदर्श के रूप में स्थापित किया हुआ है। इसका मूल क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र माना जाता है। जो आज का महाराष्ट्र है, इसका वही मूल क्षेत्र माना जाता है कि महाराष्ट्री भाषा वहीं पे बोली जाती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। कुछ विद्वानों के अनुसार अगर हम माने तो वे बताते हैं कि महाराष्ट्री भाषा का अर्थ है महान राष्ट्र की भाषा। और जॉर्ज ग्रियर्सन और अन्य विद्वानों ने मराठी भाषा की उत्पत्ति महाराष्ट्री से मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन और कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने मराठी भाषा की जो उत्पत्ति है, जो मराठी भाषा आज बोली जाती है, मराठी भाषा की उत्पत्ति उन्होंने मानी है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, महाराष्ट्री से हुई है। और ये दक्षिण भारत में काव्य भाषा के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठित थी। और अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में काव्य भाषा के रूप में यह ज़्यादा देखी जाती है हमको। अब इसका विकास कैसे हुआ है देख लेते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार महाराष्ट्री सौर सैनी की विकसित अवस्था है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो महाराष्ट्री भाषा है यह सौर सैनी भाषा का विकसित अवस्था है। समय के साथ यह दक्षिण भारत में पहुंच गई और वहाँ की स्थानीय भाषाओं से प्रभावित हो गई। समय जैसे जैसे बदलता गया, लोग इधर से उधर होते गए, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ भाषाएं भी उनके साथ जाती हैं। तो वे जो है भाषाएं भी दक्षिण भारत तक पहुंच गईं। बाद में यह पुनः उत्तर भारत में आई और साहित्य की भाषा बन गई। और उसके बाद में आचार्य दंडी ने जो है इसको सर्वश्रेष्ठ प्राकृत भाषा माना हुआ है। किसको? महाराष्ट्री भाषा को। इसके बाद जो है इसमें कुछ साहित्यिक कृतियाँ भी हैं। तो महाराष्ट्री में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला है राजा हाल के द्वारा लिखा गया गाथा सप्तशती, ये ग्रंथ है। दूसरा है प्रवर सेन के द्वारा लिखा गया सेतुबंध। तीसरा है वाकपति के द्वारा लिखा गया गौड़वहो। तीसरा है जय वल्लभ के द्वारा लिखा गया वज्जालग। और इसके बाद में 1 2 3 4 पांचवा क्या हो गया आपका, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित। ये 4-5 जो है ग्रंथ हैं जो महाराष्ट्री भाषा में लिखे गए हैं। अब अगर आपसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सेतुबंध जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह महाराष्ट्री भाषा में लिखा गया है। आप वहाँ लिख के आएंगे। ये कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। मैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी शुरू करना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है करवाऊँ, शुरू करूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सीरीज। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा। और क्लास ख़त्म होने के बाद भी मुझे बता दीजिएगा, वहाँ पे मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकती हूँ कि क्या चाहते हो आप लोग, ऑब्जेक्टिव कराऊँ या सब्जेक्टिव कराऊँ, पहले क्या शुरू करूँ, ये आप लोग मुझे बता देना। क्योंकि मैंने एक यूनिट समाप्त कर दिया है, दूसरा यूनिट में पढ़ा रही हूँ, तो ये भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे बताते चलिए, ताकि जो है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक क्लास सुबह में कर दूँ और एक क्लास शाम में कर दूँ, जिससे शाम को जो है कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको समय नहीं मिल पाता, वे देख नहीं पाते हैं क्लासेज को, तो वे सुबह में देख लेंगे। तो आप लोग मुझे बताना ये कमेंट करके कि क्या ये आइडिया सही रहेगा कि सुबह में भी क्लास कर दूँ और एक शाम में भी कर दूँ। तो ये आप लोग मुझे बता देना प्लीज़। तो अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मागधी के बारे में। हमने अभी 3 भाषाओं के बारे में पढ़ लिया, सौर सैनी, पैशाची और महाराष्ट्री। चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मागधी के बारे में। तो मागधी जो है आपका मागधी प्राकृत मगध क्षेत्र की भाषा है। मगध जो आज हमारा पटना है। कुछ विद्वानों ने इसे महाराष्ट्री से निकट माना हुआ है, जबकि वर रुचि ने इसका उद्गम सौर सैनी से माना। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि मागधी जो भाषा है यह महाराष्ट्री से है, लेकिन वर रुचि मानते हैं कि इसका उद्गम सौर सैनी भाषा से हुआ है। श्रीलंका में पाली त्रिपिटक की भाषा को भी मागधी कहा जाता है। श्रीलंका में जो पाली त्रिपिटक की भाषा है उसको भी माना जाता है कि वह उस भाषा को भी हम कहते हैं कि जिस भाषा में वो लिखा गया है उसमें मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत नाटकों में निम्न वर्ग के पात्रों के संवादों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो पहले संस्कृत के नाटक होते थे
उसमें निम्न वर्ग के जो पात्र होते थे, जो पात्र संवाद करते थे आपस में, उन संवादों के लिए जो है मागधी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब इसका साहित्य में क्या उपयोग है इसको देख लेते हैं। तो मागधी में स्वतंत्र साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। मागधी भाषा में जो है स्वतंत्र साहित्य हमें कम देखने को मिलते हैं। इसके प्रारंभिक रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलते हैं। इसके जो प्रारंभिक रूप हैं यह अश्वघोष के नाटक में हमें देखने को मिलता है। अश्वघोष ने जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों में हमें इसका प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। इस भाषा का जो शुरुआत का रूप था वो कालिदास और शूद्रक के नाटकों में भी इसका प्रयोग हुआ है। कालिदास और शूद्रक ने भी जो नाटक लिखे हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। भरत मुनि के अनुसार यह अंतःपुर के सेवकों और कर्मचारियों की भाषा थी। भरत मुनि की अगर बात माने हम तो इनका ये है कि अंतःपुर के जितने भी सेवक और कर्मचारी थे यह भाषा उनकी थी। अब मागधी के 3 रूप बताए गए हैं, साकरी, चांडाली और शाकी। ये 3 जो है मागधी के प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद में है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी क्या है? यह सूरसेन और मगध के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। यह कहने का मतलब मथुरा और मगध इन दोनों के बीच की भाषा जो है थी अर्धमागधी। मुख्यतः अयोध्या कौशल क्षेत्र में प्रचलित थी। यह अयोध्या में लगभग अयोध्या और कौशल क्षेत्र में ये बोली जाती थी, इसीलिए इसको अर्धमागधी कहा गया, क्योंकि इसमें मागधी की भी कुछ विशेषताएं आंशिक रूप से थीं। ये पूरी तरीके से जो है एक अलग भाषा नहीं थी, इसलिए इसको अर्धमागधी का नाम दिया गया। विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका उल्लेख किया हुआ है और जैन धर्म के ग्रंथों में इसका विशेष प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य जितने भी लिखे गए हैं उन सभी में जो है अर्धमागधी का प्रयोग किया गया है। महावीर के उपदेश इसी भाषा में माने जाते हैं। जितने भी महावीर ने उपदेश दिए हैं सभी जो है इसी भाषा में माना जाता है। इसके बाद में इसका महत्व, तो जैन साहित्य की यह प्रमुख भाषा है। कौन? अर्धमागधी। इसे पूर्वी हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा माना जाता है। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा भी मानते हैं हम लोग। पूर्वी हिंदी के पहले की जो भाषा है अर्धमागधी आप कह सकते हो। और संस्कृत नाटकों में भी इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि जितने भी संस्कृत नाटक हुए हैं उसमें इसका प्रयोग हुआ है। और अश्वघोष ने अपने नाटकों में भी इसका उपयोग किया है। अश्वघोष ने अपने नाटक, जैसे कि मुद्रा राक्षस इनका एक नाटक है, इसमें इन्होंने जो है इस भाषा का उल्लेख किया है। विश्वनाथ ने इसे सेठों और राजपूतों की भाषा कहा। विश्वनाथ जो है ये भी आपके एक विद्वान थे, इन्होंने सेठों और राजपूतों की भाषा का संज्ञा दिया है इसको। इसके बाद में इसका कुछ अन्य नाम भी है। आर्ष, जिसको आरसी भी आप कह सकते हैं, आरी, अर्धमागधी, श्रमण भाषा, ये 3-4 नाम जो है अर्धमागधी को दिया गया है। और जैन परंपरा में है जो है इसको मूल भाषा माना गया। और इसका उपयोग क्या है? तो जैन धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। गद्य और पद्य दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया गया है। इस भाषा को गद्य भी लिखे गए हैं और कुछ पद्य भी लिखे गए हैं। लगभग जो है इसमें 45 ग्रंथ उपलब्ध हैं इस भाषा में, अर्धमागधी में। और 6ठी शताब्दी के आसपास के लगभग में जो है इसमें 45 ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया पूरा प्राकृत भाषाओं का इतिहास। प्राकृत भाषा क्या क्या है इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। प्राकृत भाषा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला सौरसैनी, दूसरा पैसाची, तीसरा महाराष्ट्री, चौथा मागधी और 5वां अर्धमागधी। सभी भाषाओं के बारे में हमने बता दिया। उसका साहित्य में क्या उपयोग है इसके बारे में हमने बता दिया। इसका क्या महत्व है इसके बारे में हमने बता दिया। सारी चीज़ों को जो है लगभग हमने इसमें पढ़ लिया है। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और ऐसे ही जो है हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे। ऐसी एनर्जेटिक क्लासें रोज़ यहाँ पे होंगी। आपको हर शाम 7 बजे जो मैं क्लास करवाऊँगी, तो आप सभी जो है क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास में जुड़िए, उससे जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें अच्छा लगता है कि आप क्लास में जुड़ते हो, मैं आपके साथ मेहनत करती हूँ, आप पढ़ते हो, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो क्लास में आप लोग जुड़ा कीजिए। तो इसमें बस क्या होता है कि आपको लेक्चर्स देखने होते हैं तो आप वीडियो चला के रख दो, मैं क्लासेस करवाती रहूँगी, आप पढ़ते रहना, सुनते रहना। काम कुछ भी कर रहे हो यानी कि क्लासेस आपकी चलती रहनी चाहिए। तो क्लास में ज़रूर जुड़िए, अच्छी लगती हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सारे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ आपको मिल जाएंगी।
तो ऐसे ही मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, एक अगले क्लास के साथ हम मिलेंगे जिसमें हम लोग अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।